नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आपको बता दें कि ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी पीवाईक्यूज जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और स्टेट के लिए चलाया जा रहा है। तो पीवाईक्यूज है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी क्लासेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं ये सब क्लासेस। तो ये सारे क्लासेस जो मैंने प्रीवियस में जो मैंने चला रखा है वो सारे के सारे आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री भी देख लीजिएगा, ज्योग्राफी भी देख लीजिएगा। बाकी आगे की क्लास ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आपकी एग्जाम ना हो जाए। तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ऑप्शन है ठंडा, गर्म, मृदु, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गर्म। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म स्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यह 10 अलग-अलग देशों से सीमा साझा करता है। यह पृथ्वी के कुल भू क्षेत्रफल का लगभग 8% भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पे? 8% भाग पे फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए कि कितना है, तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 9.2 मिलियन वर्ग। ठीक है, 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर इतना इसका ये फैला हुआ है। ये जो अफ्रीका के 31% भाग को कवर करता है। ये कितने भाग को? 31% भाग को कवर करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? युवा वलित पर्वत नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में अरावली, एंडीज, एप्लेशियन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आपको चलिए पहले हम डिफाइन कर देते हैं, फिर आंसर को बताते हैं। एंडीज पर्वत जो है, एंडीज यानी एंडीज पर्वत जो है, इसको छोड़कर, ठीक है, अरावली व एप्लेशियन दोनों ही युवा पर्वत नहीं है। ये भी आपका युवा नहीं है, और आपका ये अरावली है, ये भी नया नहीं है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा? इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं में अरावली भी हो जाएगा और एप्लेशियन भी हो जाएगा, यानी ये दोनों हो जाएगा। बल्कि अंडीज जो है, ये अंडीज छोड़ दिए क्योंकि अंडीज जो है नया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एप्लेसियन माउंटेन्स को मैंने दिखा दिया, जो कि कनाडा और यूएस में है। ये आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा दूसरा आपका अरावली है। अरावली, ये देख लीजिए अरावली है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, ये आपके राजस्थान में पड़ता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ऑप्शन है ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? भ्रंशमूलक भूकंप। आप भ्रंशमूलक के उदाहरण आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए कितना भूकंप का विध्वंसकारी होता है। तो इससे आप पता चल सकता है कि भ्रंशमूलक जो है वो बहुत ही विध्वंसकारी होता है। ठीक है, भ्रंशमूलक भूकंप एक गंभीर तथा विध्वंसकारी होते हैं। ये भूकंप प्लेट टेक्टोनिक सीमाओं पर आते हैं। इन भूकंपों के दौरान निकलने वाली ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है और इसे व्यापक क्षति होती है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? गीसर, क्रेटर, धुआंरे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपको बता दें कि इसका जो होगा वो अंतिम प्रतीक पूछा है, यानी कि सबसे अंतिम चरण में क्या होता है? तो सबसे अंतिम होता है धुआंरे, जो कि आप यहाँ पे वोल्केनो में मैंने दिखा दिया है, वोल्केनो में आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक धुआंरे यानी वातमुख है। गेसर गर्म जल के स्रोत हैं, जिनसे समय-समय पर गर्म जल फुहारे के रूप में निकलते हैं। ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित कीपाकार गर्त को क्रेटर कहते हैं। हम्म, चलिए अगला क्वेश्चन है, टफ किससे संबंधित है? टफ किससे संबंधित है पूछा गया है। ऑप्शन है बहते जल से परिवहन, ज्वालामुखी राख, अवसादी परत, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी राख। टफ
किसी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बाहर निकली ज्वालामुखी राख के संपीड़न से गठित सैल का एक प्रकार है। टफ जो कभी-कभी टूफा भी कहा जाता है, खासकर तब जब इस एक निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि टूफा भी एक अलग प्रकार का सैल है। यदि किसी सैल में टफ का प्रतिशत 50 से अधिक होता है तो वह सैल टफमय कहलाता है। भ्रंश स्कार्प होता है। भ्रंश स्कार्प क्या होता है? संरचनात्मक होता है, अपरदनात्मक होता है, विवर्तनिक होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर का विवर्तनिक। विवर्तनिक हो जाएगा। भ्रंश स्कार्प विवर्तनिक विस्थापन से बनते हैं। यह एक समतल और रैखिक क्षेत्र है जहां समतल के एक तरफ की चट्टानें दूसरी तरफ की चट्टानों से खिसक जाती हैं। यह आमतौर पर भूकंप से जुड़ी होती हैं। अगला है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, मैनोमीटर, सिस्मोग्राफ, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाले हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जबकि बैरोमीटर का प्रयोग वायुदाब मापने में और मैनोमीटर का प्रयोग दाब के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग वायुदाब के लिए किया जाता है। इसके लिए वायु दाब के लिए किया जाता है। इसके अलावा मैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दाब के लिए किया जाता है। वो वायु दाब के लिए किया जाता है, मैनोमीटर का प्रयोग दाब के लिए किया जाता है। ठीक है, बाकी आपका सिस्मोग्राफ बता ही दिया कि भूकंप की तीव्रता के लिए किया जाता है। अगला है, रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? ऑप्शन है ज्वालामुखी उद्गार, बाढ़ की तीव्रता, भूकंप, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रिएक्टर स्केल के बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? भूकंप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? रिएक्टर पैमाना, मर्केली पैमाना, महान हार्बल तरंग, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मर्केली पैमाना। भूकंप की गहनता नापना है, ठीक है, यहाँ पे गहनता नापना है, तो इसलिए मर्केली पैमाने का यूज होगा। मर्केली पैमाना जो है वो भूकंप की तीव्रता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। भूकंप की गहनता का मापन भूकंप की तीव्रता और उसके परिणाम से निकल जाता है। यहाँ तीव्रता भूकंप मापन की गुणात्मक इकाई है, वही परिमाण मात्रात्मक इकाई है। अगला है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकृत करते हैं। तो इसका सही आंसर वैसे क्या होगा? तो चलिए हम आपको क्लियर पहले बता दें कि भूकंप के तरंगों के धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, भूकंप की भविष्यवाणी के अध्ययन के अध्ययन में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, यानी अगर भूकंप अगर आने वाला होता है तो जानवरों को पहले पता चल जाता है, क्योंकि वहां पे एक वेव निकलती है। ठीक है, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन एक कारगर उपाय है जिसे स्थानीय लोगों को मुख्यतः जनजातियों और पहाड़ी वासियों द्वारा अपनाया जाता है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। जैसे पहला है प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंगे, इन्हें पी तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें पी तरंग भी कहा जाता है। ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं और एस तरंगों की तुलना में पी तरंगे 66% अधिक तीव्र होती हैं। यानी कि जो एस तरंगे होती हैं इसकी तुलना में जो पी तरंगे होती हैं वो 66% अधिक तीव्र होती हैं। ठीक है, 66% ये अधिक तीव्र होती हैं। इसके अलावा होती हैं द्वितीय अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, इन्हें एस तरंगे भी कहा जाता है। ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती हैं। ठीक है, इसके अलावा है धरातलीय तरंगे, इन्हें एल तरंगे भी कहते हैं। ये सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं और सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया, क्या हो जाएगा? जानवर के व्यवहार का अध्ययन, ये भी हो गया। धरातल पर उद्गम के केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? ऑप्शन है खारी झील, सुपोषण झील,
अल्पपोषी झील उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खारी झील। उथली झील या प्लाया का एक प्रमुख उदाहरण है। खारी झील या साल्ट पैन होती है। ठीक है, उथली झील या प्लाया एक प्रमुख उदाहरण होती है खारी झील का। ठीक है, रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों में जब कभी वर्षा जल जमा हो जाता है तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती हैं। ऐसी उथली झीलों को ही प्लाया झील कहते हैं। प्लाया को अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है, जो नमक स्लैट, नमक मार्श, शलादा, सालार नमक पैन या क्षार प्लेट के या सलीना भी कहते हैं। ठीक है, इतने सारे इसके नाम हैं। अगला है सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती हैं। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास से झील से बाहर निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको इसका सही आंसर बता दें। इसका सही आंसर होगा सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये आपका आंसर सही है। इसके अलावा आपका सही है, इसकी सीमा पर 4 देश तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती हैं। आपका ये दोनों आपका गलत हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा किसमें है? ऑप्शन डी में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी कोरिया महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? कौन सा सत्य पूछा गया है? ऑप्शन है यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। ये गलत होगा। ठीक है, इसके अलावा यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का बी, यानी सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ सुपीरियर सहित यूएसए की सीमा में संयुक्त रूप से जुड़ी हुई 5 झीलें पश्चिम से पूर्व की तरफ हम बता दें, जैसे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और अंटारियो है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, तो कौन सा होगा? अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक विस्तृत व द्वितीय सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत से निकलकर दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू, ब्राजील, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के जलग्रहण क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो अल नीनो धारा जो कि आपको इस चित्र में दिखा दिया है कि अल नीनो धारा। अब अल नीनो धारा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे पैसिफिक महासागर है, तो इसका क्लियर कहाँ होगा? अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, यहाँ पैसिफिक ओशियन लिखा हुआ है, तो कहाँ होती है? प्रशांत महासागर में। एल नीनो धारा जो है प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर से में सतही तल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। अगला है पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर एवं पीला सागर। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर मानव निर्मित एक जल मार्ग है। ठीक है, और यह पनामा देश में स्थित है। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि पनामा नहर है वो कैसे निर्मित है? तो मानव निर्मित एक जलमार्ग है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, कहाँ से प्राप्त करती है? दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से,
सूर्य से उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त होती है। पृथ्वी को जो सूर्य सूर्य तप प्राप्त होता है वह लघु तरंगों के रूप में होता है, परंतु यह तरंगे वायुमंडल को गर्म नहीं करती है। जब यह तरंगे पृथ्वी से टकराकर दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में वापस वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसे गर्म करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है, क्या है? ऑप्शन है जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदानों में पारिस्थितिक तंत्र के पौधों से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ इसका बी। अगला है ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य। ओजोन के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, उसमें बताना है। तो इसका सही आंसर बताना है। तो पहले तो इसका बता दें कि ओजोन ओजोन जो है यानी O3 माध्यम आवृत्ति वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। ठीक है, कौन सा? मध्यम आवृत्ति वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। यह वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस है जो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो क्या बताया इसमें? वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस है जो समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ मध्यमंडल बताया गया है, यानी ये भी गलत है। वायुमंडल की तक स्थायी गैस होती है, ये भी गलत है। उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, ये भी गलत है। तो कौन सी? पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। ठीक है, उस तरंग दैर्ध्य विकिरण को अवशोषित नहीं करती है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 0.04%, 0.93%, 21%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 21%। ऑक्सीजन का प्रतिशत है तो 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है। अन्य गैसों में आर्गन होता है 0.93%, यानी कि ये आपका है, ये होता है आर्गन। क्या होता है ये? आर्गन होता है। यानी ये क्या है? ये आर्गन होता है 0.93, ये आर्गन की मात्रा है। CO2 की जो मात्रा होती है वो होती है 0.03%। उसके बाद नियॉन आता है, हीलियम आता है और भी बहुत सारी गैसें हैं जो वायुमंडल में मिलती हैं। अगर मेन पूछा जाए तो मेन में 21% ऑक्सीजन होता है और 78% क्या होता है? 78% नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर दिखा रहा है कि वायुमंडल में कहाँ पे उड़ता है। तो पहले तो आप देख लीजिए कि कहाँ पे उड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको देखिए इस चित्र में आपको यहाँ पे आपको देख लो, आपको यहाँ पे एरोप्लेन दिख रहा है, यानी कि हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, कहाँ पे उड़ रहा है और ये कौन सा मंडल है? ये हो गया समताप मंडल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 का हो जाएगा समताप मंडल। वायुमंडल की परत समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ती है। यह वायुमंडल की दूसरी परत और क्षोभ मंडल के ऊपर मध्य मंडल के नीचे पाई जाती है। ये क्षोभ मंडल के ऊपर और मध्य मंडल के नीचे पाई जाती है। यह शांत क्षेत्र है जिससे हवाई जहाज उड़ना आसान रहता है। इसी परत में ओजोन परत भी पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है तो भी आपका हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है, ये याद रहे आपको। इसके अलावा अगर सैटेलाइट पूछ ली जाए कि सैटेलाइट कौन से मंडल में है तो सैटेलाइट आपका ताप मंडल में हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो किस परत का सबसे कम होता है पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य। वायुमंडल में कई गैसों का सांद्रण पाया जाता है। यह सांद्रण भिन्न भिन्न ऊंचाई पर अलग अलग होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत में क्षोभ मंडल स्थित है। यहाँ पर मौसम संबंधी कई घटनाएं पाई जाती हैं। इसका तापमान -58 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि समताप क्षोभ मंडल के ऊपर
लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक फैली है। यहाँ का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। मंडल की ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 85 किलोमीटर तक फैली है। इस परत में सबसे कम तापमान होता है। यहाँ का तापमान लगभग 90 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल तथा बहिर्मंडल पाया जाता है। ठीक है। अगर आपका सीक्वेंस अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी से नजदीकी में सबसे नजदीक कौन सी परत है, तो आपका पहले आप ध्यान रखिएगा कि ये सीक्वेंस भी पूछता है। सीक्वेंस ऐसे पूछता है कि पूछेगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सी परत पाई जाती है। तो नजदीक में पूछ सकता है तो आप वहाँ बता सकते हैं कि क्षोभ मंडल होगा। क्षोभ मंडल के बाद कौन सी परत पाई जाती है, तो समताप मंडल होता है। उसके बाद मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल। तो इतने मंडल होते हैं। ठीक है। 5 आपको होता है। तो इसमें पहले क्षोभ आता है, समताप आता है, मध्य मंडल आता है, ताप मंडल आता है और बाह्य मंडल आता है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जाम में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि सही क्रम क्या होगा। चलिए हम वैसे भी आपको दोबारा से आपको इमेज आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल। तो ये 3 मंडल, मतलब ये सारे के सारे आपको यानी पांचों सीक्वेंस में, यानी पृथ्वी से क्या होगा, पृथ्वी से सबसे नजदीक होगा क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप, फिर मध्य, ताप और बाह्य मंडल। तो यहाँ पे वही पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या था वहां पे, यानी इमेज में आपको दिखाया गया है, यानी मैंने आपको अभी बता दिया है कि क्षोभ मंडल सबसे पहले होता है। तो यानी क्षोभ मंडल आपके तीनों में है। इसके अलावा उसके बाद था समताप मंडल। समताप मंडल यहाँ है, यानी इनमें नहीं है और इनमें नहीं है। तो आपका क्लियर हो जा रहा है कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। लेकिन अब आपको एक ट्रिक भी बता दूं जिससे आपको हमेशा ये याद रखिएगा। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल सबसे नजदीक होता है और 5 है। तो सीधी सी बात है कि अगर 5 है तो एक के बाद क्या होता है कि देख लीजिए, अगर ये 5 है तो बीच वाला मध्य कहलाएगा। तो बीच में क्या होता है, मध्य होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए मध्य है और सबसे आखिरी में बाह्य होता है, यानी सबसे बाहरी होती है तो बहिर्मंडल। तो ये तीनों अगर ये आप ट्रिक अगर आप ध्यान रखिएगा तो आपका क्वेश्चन हमेशा हल हो जाएगा। यानी बीच में आपका मध्य होगा, तो ना यहाँ पे रह रहा है ना यहाँ पे रह रहा है। तो ऐसे भी आप इस ट्रिक का यूज करके आप अगर आपको पूछा जाए तो आप वायुमंडल की परतों को आप बता सकते हैं कि सबसे पहले क्षोभ आता है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब आपका पूछा है कि फॉन, यानी फॉन जो है वो किससे संबंधित है। तो फॉन जो है आपको बता दें ये गर्म स्थानीय हवा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, फॉन जो है गर्म स्थानीय हवा से संबंधित है। अब ए में चौथा यही है, यानी कि एक ही ऑप्शन आपके हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि बी जो है वो तीसरे से हो जाएगा, सी है आपका दूसरे से हो जाएगा, सॉरी सी है ये दूसरे से हो जाएगा और डी है यानी दैनिक हवा से हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दैनिक हवा से हो जाएगा। तो ऑप्शन ये आपका मैच कर गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर के भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है। कौन सी चलती है, पश्चिमी विक्षोभ, काल बैसाखी, मानसून के पहले की वर्षा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको सबसे पहले आपको बता दें कि आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि भारत का ये मैप है, ठीक है, ये मैप जा रहा है ये भारत का, ठीक है, ये होगा। तो पश्चिमी विक्षोभ जो होती है इधर से ये सब आते हैं, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। अब आपको इसमें हम बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ जो है, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग, यानी मैंने आपको एकदम सही डायरेक्शन आपको मैंने बता दिया है कि उत्तर पश्चिम की ओर से चलती हैं। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक बहिरुष्ण उष्ण कटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है और पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी और कोहरे के लिए
जिम्मेदार है। यह विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर से चलने वाली वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? ठीक है, इसका आंसर है एशिया माइनर, पश्चिमी एशिया का भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिमी एशिया का भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सवाना, कृषि वन, वर्षा वन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सवाना। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान सवाना कहलाते हैं। यहाँ एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना घास के मैदानों में बिखरे हुए मध्यम आकार के पेड़ों के साथ एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम या बायोम चैपरल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सवाना, टैगा, भूमध्यसागरीय झाड़ी वन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमध्यसागरीय झाड़ी वन। भूमध्यसागरीय झाड़ी वन को जीवोम चैपरल के रूप में जाना जाता है। चैपरल पृथ्वी के प्रमुख बायोम में से एक है। इन क्षेत्रों में लंबी गर्म शत्रु ग्रीष्मकाल और हल्की बरसात वाली सर्दियां भी होती हैं। अगला है, मरुदभिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन, आर्द्र पर्णपाती वन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय वन। मरुदभिद जो है वो शुष्क आवास स्थलों, वनों और मरुस्थलीय वनों में ही पाए जाने वाली वनस्पतियां हैं। ऐसे वास स्थलों में जल की अत्यधिक कमी पाई जाती है। इस प्रकार के पादप लंबी अवधि के शुष्क अनावृष्टि काल में भी जीवित रह सकते हैं। मरुदभिदों के तने कांटकों में परिवर्तित हो जाते हैं क्योंकि पानी की कमी होती है, इसलिए वहां पे जो पत्ते होते हैं उसके मरुदभिद के, उसमें कांटे उगाते हैं। अगला है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनाता है, तो क्या होता है? गली कटाव होता है, सीट क्षरण होता है, वनों की कटाई होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गली कटाव। जब बहता जल चिकनी मिट्टी को काटता है तो उसे गहरे चैनल को गली कटाव या फिर अवनलिका अपरदन कहते हैं। जिन प्रदेश में इनकी संख्या अधिक होती है उसे उत्खात भूमि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में आपके आ सकता है, और वैसे भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये TRE 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन अब इसको मैं दूसरी तरीके से, क्योंकि हर बार क्वेश्चन एज इट इज तो नहीं पूछ सकता है, तो उसको मैं और भी अच्छे से बता दूं। ये पूछ सकता है कि जहाँ पे अवनलिका अपरदन ज्यादा होते हैं उस भूमि को क्या कहते हैं? तो उस भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अगला है, निष्छालन प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन है भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा? क्योंकि भारी वर्षा का क्षेत्र भी है, खनिज और मिट्टी दोनों होंगे इसमें। अब सही आपको बता दें कि ऊपरी सतहों के अवयवों का अंतःस्त्राव द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया को निष्ठालन कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले संस्तरण में चला जाता है, ठीक है, जो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, नहीं हो पाता है। इस तरह के क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन है अनाच्छादन, उन्नयन, अपक्षय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि मृदा का निर्माण अपक्षय प्रक्रिया से होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। अपक्षय या अपरदन के कारकों का चट्टान में विघटन होता है। चट्टानों के अपक्षय पदार्थों में रंध्रों के कुछ वायुमंडलीय गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी का समावेश हो जाता है। निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन है कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ई हो जाएगा, हाँ, यानी कि कोई नहीं, क्योंकि नवीनीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से ऊर्जा से प्राप्त होता है, जैसे सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, जल विद्युत हो, तो भूतापीय ऊर्जा हो, महासागरीय ऊर्जा हो। लेकिन कोयला जो है ये सब क्या है कि ये सब जो है वो नवीनीकरणीय ऊर्जा ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ठीक है। कोयला नाभिकीय ईंधन पेट्रोलियम ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो इसलिए नवीनीकरणीय ऊर्जा पूछा है, तो नवीनीकरणीय ऊर्जा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, हाइड्रोजन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो मीथेन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब पाए जाते हैं। बायोगैस एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ के टूटने से उत्पन्न हो जाता है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आपको बता दें कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जिसे नवीनीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। इसके अंतर्गत बायोमास, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, सौर पवन ऊर्जा ये सब पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा आपका इसका सही आंसर, यानी कि एक से अधिक हो जाता है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पे परमाणु ऊर्जा लिखा है। ये परमाणु ऊर्जा जो है ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, ये गैर परंपरागत नहीं है, इसलिए मैंने इसको अपने ऑप्शन में नहीं लिया है। अगला है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, क्या है, अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया मतलब सबसे विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादक बॉक्साइट का उत्पादक देश कौन सा है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चीन बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि सबसे पहले अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, दूसरे पे चीन का नंबर आता है बॉक्साइट में। बॉक्साइट एल्यूमिनियम और गैलियम का अयस्क होता है और बॉक्साइट अवसादी चट्टान में पाया जाता है। बता दें कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, भारत में अगर पूछा जाए तो उड़ीसा। अगला है जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है, ऑप्शन है नवीनीकरणीय, जैविक, गैर नवीनीकरणीय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गैर नवीनीकरणीय, ठीक है। जीवाश्म ईंधन जो है वो गैर नवीनीकरणीय प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। जो संसाधन निरंतर उपयोग के बाद समाप्त हो जाए वे गैर नवीनीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। ये पृथ्वी पर में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इनका उपयोग स्थायी रूप से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज ये सब, ठीक है, इन सब का मतलब ये सब सीमित सीमित मात्रा में होते हैं। अगला है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं, ऑप्शन है सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका निकल, सिलिका और मैग्नीशियम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। किसी महासागर के ऊपरी परत को ही महासागरीय प्रॉपर्टी कहते हैं। तो महासागरीय प्रॉपर्टी के बारे में आपको नॉलेज होगा, किसी महासागर के ऊपरी परत को ही महासागरीय प्रॉपर्टी कहते हैं। महासागरीय प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज घटक हैं सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं, ठीक है।